वेलकम बैक टू सक्सेस एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2022 में आए हुए क्वेश्चन को, जो कि जीएस पेपर 1 है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे कि कितने क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले कितने क्वेश्चन आते थे, अब कितने क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है विथ एलिमिनेशन टेक्निक्स। अगर आपको ऑप्शंस एक आ रहे हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर मतलब कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, तो क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। बैकग्राउंड को डिटेल से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के, और उसके साथ साथ उस टाइम के जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में कुछ टॉप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सक्सेस एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पूछा गया है कि इसमें से जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं और ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं, इसमें से रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड किए गए थे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में कुछ पहले बैकग्राउंड को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो उस टाइम के वायसराय थे इंडिया के, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो एडविन मॉन्टेगू थे। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस होता था वो लंदन में स्थित होता था, और जो वायसराय के ऑफिस होता था वो जो है कि इंडिया में होता था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बड़ी होती है, इसलिए मॉन्टेगू का नाम पहले आता है यहाँ पे, और चेम्सफोर्ड का नाम बाद में आता है, इसलिए इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। और हम कुछ पॉइंट्स को इसमें देख लेते हैं। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है कि जिनका टाइम पीरियड रहा है 1916 से लेकर 1921 तक, हमारे जो है कि वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो हम देखते हैं इनके टाइम में इम्पोर्टेंस क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बाई एनी बेसेंट एंड तिलक। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था, मीन्स जो कांग्रेस का सेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है कि आपस में एक पैक्ट साइन किए थे, जिसे कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1916 में साबरमती में गांधी जी ने अपना पहला आश्रम स्थापित किया गया था, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। और 1917 में मॉन्टेगू अगस्त का डिक्लेरेशन आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है कि इसके टाइम में आया है। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट, जिसे जो है कि काला कानून के नाम से हम जानते हैं, वो भी 1919 में चेम्सफोर्ड के टाइम में ही आया था। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। बैसाखी का दिन था इस टाइम, जो है कि आप इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला जो है कि 1920 में जो है कि चेम्सफोर्ड के टाइम में ही जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किए थे। और 1 अगस्त 1920 को तिलक की डेथ हो गई थी। उस टाइम गांधी जी ने एक तिलक फंड की स्थापना किए थे। तो इस तरीके से हमारे जो है कि चेम्सफोर्ड के टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे वो हम डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, जो कि क्वेश्चन में हमारे पूछा गया था रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट के बारे में। जो कि रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से इसमें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, इसमें चारों में से कौन कौन से रिजर्व सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किए गए थे। तो हम देखते हैं कुछ टॉपिक्स को। जो प्रोविंस सब्जेक्ट थे, एक सेंट्रल सब्जेक्ट था, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, जो जैसे कि यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, वेस्ट बंगाल प्रोविंस, ऐसे ही मतलब अलग अलग प्रोविंस थे। तो उसमें जो सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे। तो जो है कि इसे डायरेक्टी या फिर डबल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 सब्जेक्ट थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते थे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मीन्स पुलिस, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू। ये जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसे रिजर्व सब्जेक्ट में रखा गया है। इसका जो है कि काउंसलर डायरेक्ट
वायसराय होता था, मीन्स एग्जीक्यूटिव जो काउंसलर होता था वो डायरेक्ट गवर्नर करता था। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे जो लेस इंपॉर्टेंट थे वो कि इलेक्टेड मेंबर्स जो मिनिस्टर होते थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जो सब्जेक्ट थे एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क एंड जो रिलीजियस एंडोनमेंट था जो कम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में रखा गया। तो हम अपने ऑप्शंस को एक बार फिर से देख लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये रिजर्व सब्जेक्ट में रखा गया है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये हमने देखा कि लेस इम्पॉर्टेंट था, तो इसे जो है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखा गया था। जो लैंड रेवेन्यू था मतलब जहाँ से पैसा आता था, अर्निंग आता था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, तो इसे जो है कि रिजर्व लिस्ट में रखा गया था। जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तो इसे जो है कि रिजर्व लिस्ट में रखा गया। मतलब पहला, तीसरा और चौथा ये जो है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो इसे जो है कि रिजर्व लिस्ट में रखा गया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है 1, 3 एंड 4। हमारा अगला क्वेश्चन गदर पार्टी से रिलेटेड है कि कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि एक्टिवली एसोसिएटेड हैं गदर पार्टी से। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड रास बिहारी घोष। इन तीनों में कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जो कि एक्टिवली एसोसिएटेड हैं गदर पार्टी से। तो क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें उससे पहले हम गदर पार्टी के कुछ बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। गदर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट 15 जुलाई 1913 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था, न कि इंडिया में हुआ था। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। ये यूनाइटेड स्टेट का जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के किनारे, वहाँ पर गदर पार्टी का फॉर्म किया गया था, इसलिए इसे पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। जो है कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट हैं लाला हरदयाल, संत बाबा वकाशा, बाबा ज्वाला सिंह, शंकटोष सिंह एंड सोहन सिंह, ये जो है कि गदर पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनका गदर पार्टी का मेन एम था कि बम और जो है कि बंदूक के सहारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में उखाड़ फेंकेंगे और खुद की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए असलहे बारूद की ज़रूरत थी जो कि जर्मनी से आना था। जर्मनी का एक ऑफिसर था जिम्मी, तो वो इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा था इंडियन के गदर पार्टी के मेंबर्स के साथ, इसलिए इसे जिम्मी हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है। जो कि जर्मनी से जो असलहा बारूद आना था वो उड़ीसा के बालासोर कोस्ट पर आना था। तो यहाँ पर जतिन मुखर्जी इसको रिसीव करने के लिए बैठे हुए थे, जिसकी सूचना, इस हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी की सूचना किसी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल जाती है। वो फिर बालाकोर शोर पर आते हैं और जो है कि हैवली स्ट्राइक डाउन करते हैं। वहाँ पर जतिन मुखर्जी की डेथ हो जाती है और जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद इस गदर पार्टी के प्रोपेगेंडा को जो है कि इंडिया में, उसके साथ साथ बाहर जो है कि अदर कंट्री में जो बढ़ाने का, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो है रास बिहारी बोस, जो कि हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया गया है। राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, बाकी आप नाम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन दिया गया है और रास बिहारी बोस सही होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी 1-3 करेक्ट है। बरिंद्र कुमार घोष और जोगेश चंद्र चटर्जी का गदर पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब हम रास बिहारी बोस के बारे में कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो इनका जन्म जो है कि बर्दवान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में जो है कि वहाँ पर हुआ था। इन्होंने जब 1911 में इंडिया की कैपिटल कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की जा रही थी, तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल या वायसराय था इंडिया का, लॉर्ड हार्डिंगे था, जिसका कि टाइम पीरियड है 1910 से 1916 के टाइम में। तो उस टाइम जो चांदनी चौक एरिया है इंडिया गेट के सामने, वहाँ पर एक जुलूस निकाला जा रहा था। तो उस पर जो है कि बम फेंकने की कोशिश करते हैं, असिसनेट करने की कोशिश करते हैं रास बिहारी बोस अपने कुछ मित्रों के साथ। फिर वहाँ से जो है कि, लेकिन इसमें लॉर्ड हार्डिंगे की मृत्यु नहीं होती है, इसको कुछ चोट लगती है। इसका एक ऑफिसर रहता है, उसको वहीं पर तुरंत उसकी मौत हो जाती है। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी जो है कि हक्के बक्के में आ गई कि मीन्स क्राउन का जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, इतनी बड़ी इंडिया की टेरिटरी है,
उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको डायरेक्ट असैसिनेट करने की कोशिश की गई। ये जो है कि इंडियन के द्वारा दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले लॉर्ड मायो था, जो कि एक जो है कि कैदी ने उसे चक्कू मार दिया था, तो उसकी वहाँ पर जेल में ही मौत हो गई थी। उसके बाद एक दूसरा अटेम्प्ट था कि डायरेक्ट वायसराय को मारने की कोशिश की गई थी, वो भी एक बम के थ्रू। और ये जो डेट है 13 दिसंबर 1912 इन चांदनी चौक एरिया में। इसके बाद ये जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी हैवली क्रैकडाउन करती है, लोगों को अरेस्ट करती है। उसके बाद जो लाहौर कंस्पिरेसी केस हुआ था, जो है कि जिसमें सुंदर्स को मारने की कोशिश की गई थी, जो है कि उसमें जो है कि एक अलग टॉपिक है, उसमें भी जो है कि रास बिहारी बोस जो है कि सम्मिलित थे। तो जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सबको अरेस्ट कर रही थी। इस अरेस्ट से बचने के लिए रास बिहारी बोस इंडिया छोड़कर जापान चले जाते हैं, क्योंकि जो है कि इंडिया जो है कि उस टाइम जापान दोनों की स्थिति सही थी। जो एक्सिस पावर थी, अब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे एक्सिस पावर और एलाइड पावर। तो जापान, जर्मनी जो है कि इंडिया, ये जो है कि मतलब इंडिया मीन्स जो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियंस थे, न कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो है कि एक्सिस पावर को थोड़ा सपोर्ट करते थे, मीन्स इसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोजिट में थे। तो ये जो है कि जापान चले जाते हैं रास बिहारी बोस इंडिया से भाग के, और फिर वहाँ पे जाके वो गदर पार्टी के इस प्रोपेगेंडा को इंडिया और बाकी अदर कंट्री में उसको बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से एक जो है कि गदर पार्टी के की ऑर्गेनाइजर में इनका नाम आता है। उसके बाद ये 1915 में इंडिया से स्केप होकर जापान में चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जाके जो है कि ये आज़ाद हिंद फौज, जिससे कि बाद में इंडियन जो है कि जो सुभाष चंद्र बोस के जानते हैं, उसमें इनका की रोल रहा है इस्टेब्लिश करने में। और फिर वो वहाँ जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का इस्टेब्लिशमेंट भी करते हैं। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस जो है कि जापान जाते हैं, तो ये जो है कि आज़ाद हिंद फौज को मीन्स जो है कि आईएनए को सुभाष चंद्र बोस को जो है कि सौंप देते हैं। बाकी इसके आगे से सारा जो है कि आईएनए का सब कुछ जो है कि सुभाष चंद्र बोस के अंडर में होता है। तो इतने टाइम्स तक वहाँ पर रास बिहारी बोस जो है कि जापान में रह के ब्रिटिश और जापानीज गवर्नमेंट के काफ़ी करीब आ गए थे। इसलिए जापान की गवर्नमेंट ने इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के नाम से जो है कि ऑनर्ड किया था। और ये जो है कि रास बिहारी बोस एक जापानी महिला के साथ वहाँ पे शादी करते हैं। बाकी आप वो जो है कि वहीं पर सेटल हो जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं कुछ जो है कि की पॉइंट्स को, जो कि लॉर्ड हार्डिंगे के बारे में है, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916 के बीच में रहा है। कि मतलब लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स और घटनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले जो है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वो 1911 में जो है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। जो इंडिया की कैपिटल है वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की गई 1911 में। हिंदू महासभा जो कि 1915 में बनी थी बाई मदन मोहन मालवीय, उसका भी इस्टेब्लिशमेंट जो है कि हार्डिंगे के टाइम में हुआ था 1915 में। और फिर जो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, जो जॉर्ज पंचम इंडिया आए थे, तो उसके लिए जो है कि एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, वो भी लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में ही हुआ था। तो इस प्रकार से लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में जो मेजर इवेंट्स है उसको हम कवर किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्रिप्स मिशन के बारे में है, प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट का है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स। मीन्स जो प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, उसमें क्या जो मेंबर थे वो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, दोनों के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट करा एनी प्रोविंस which are not accept to new constitution will have right to sign a separate agreement with British regarding the future status। मीन्स अगर इंडिया को जो है कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा या फिर इंडिया आज़ाद होगा, अपना खुद का जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो जो है कि जो इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, क्या वो जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। इन 2 स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला जो क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा गया, तो ये उस टाइम का दौर चल रहा है जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका है। जो ब्रिटिश है मीन्स एलाइड पावर, उसमें जो है कि ब्रिटिश प्लस जो है कि यूएसए और बाकी और कंट्री शामिल हैं। और जो एक्सिस पावर है उसमें जर्मनी, जापान जो है कि शामिल हैं। तो 1000 के इतिहास में आज तक किसी ने लंदन पे बम गिराने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी मीन्स एलाइड पावर के साथ एक्सिस पावर के साथ मिल के लंदन पे बम गिराए जा रहे थे। काफ़ी जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी बैकफुट पे आ गई थी, काफ़ी परेशान हो गई थी।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इनका जो है कि तो जो है कि इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो इनकी कॉलोनी है इंडिया, यहाँ से लोगों को रिक्रूट किया जाए, जो इंडियन लीडर्स हैं इनको किसी तरीके से मनाया जाए कि जो है कि ये लोग जो है कि अपने सोल्जर्स को भेजने के लिए तैयार हो जाएं, ये सपोर्ट करें इस वॉर में। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है कि पैतरे अपनाती है, जैसे कि अगस्त ऑफर देती है। 1940 में दिवाली डिक्लेरेशन दिया जाता है, अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है, लेकिन जो है कि कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर देता है कांग्रेस। उसके बाद दिवाली डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद फिर भी बात नहीं बनी, तो जो है कि एक उसके बाद क्रिप्स मिशन भेजा जाता है मार्च 1942 को कि जो है इंडियन के जो लीडर्स हैं उनको मनाया जाए किसी तरीके से और इनका सपोर्ट पाया जाए और जो है कि इनके सोल्जर्स जो है कि लड़ने के लिए भेजे जाएं। इसके लिए जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है, काफ़ी हाई पोस्ट पे थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इनको इंडिया भेजा जाता है जो है कि, और इनको ये इसमें 3 बातें बोली जाती हैं कि जो है कि इस टाइम जो जापान है वो लंदन पे बम गिरा रहा था, सिंगापुर को जो है कि ले चुका, जो साउथ ईस्ट एशिया के थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, इस पर जापान का कब्जा हो चुका था और जापानीज जो है कि म्यांमार तक आ गए थे। और इस टाइम जो जापान है वो जो है कि चेन्नई और कोलकाता के कुछ जगहों पर भी बम गिराया था इन्होंने। तो जो जापानी थ्रेट था इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और जो है कि जो ब्रिटिश के यूनाइटेड स्टेट थे या फिर जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने वाले थे वो ब्रिटिशर्स से कह रहे थे कि आपके पास इतनी बड़ी कॉलोनी है इंडिया, आप जो है कि उसका सपोर्ट जो है कि कीजिए, वहाँ से सोल्जर्स को लाइए लड़ने के लिए। तो इस टाइम जो है कि जो ब्रिटिशर्स से काफ़ी प्रेशराइज्ड थे कि जो है कि किसी तरीके से इंडिया को मनाया जाए। तो इसके लिए वो क्रिप्स मिशन को भेजते हैं और जो है कि कांग्रेस जो है कि बोलती है कि अगर आप जो है कि हम एलाइड पावर को तभी सपोर्ट करेंगे जो कि अभी तुरंत जो है कि इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दिया जाएगा और फिर जैसे ही वॉर ख़त्म होगा उसके बाद इंडिया को पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया जाएगा जो है कि। तो ये जो है कि इनकी मांग थी और इंडियंस भी देख रहे थे कि जो है कि जापान इन्वेड कर रहा है, जो है कि एक तरीके से ब्रिटिशर्स अगर यहाँ से जाएंगे तो फिर जापान जो है कि इंडिया की कॉलोनी जो है कि इंडिया जापान की कॉलोनी बन जाएगी, जो कि इंडियंस को पसंद नहीं था, जो है कि खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते। तो इस वजह से क्रिप्स मिशन को यहाँ पर भेजा गया। तो इसमें जो है कि क्या क्या प्रपोजल्स से मेन प्रपोजल्स क्या क्या था क्रिप्स मिशन, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले कहा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जैसे ही युद्ध खत्म होता है हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, पूर्ण आज़ादी नहीं देंगे। तो जो है कि 1929 में कांग्रेस सेशन, लाहौर जो सेशन हुआ था, उसमें जो है कि कांग्रेस ने पूरे स्वराज की मांग कर दी थी। इसका मतलब कि डोमिनियन स्टेटस जो है कि इंडिया को एक्सेप्ट नहीं था। जो दूसरा दिया गया कि इसके बाद फिर आप जो है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उसके साथ आप जिस तरीके से आप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं कॉमनवेल्थ कंट्री के साथ, उस तरीके से आप रख सकते हैं। जो भी इंटरनेशनल बॉडी हैं उस पर आपका डायरेक्ट जो है कि डेलीगेशन जाएगा, आप उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके बाद आप एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिएगा और फिर आप अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं। लेकिन जो है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, उसमें मेंबर्स वुड बी पार्शली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल एंड असेंबली एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय पार्शली नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस। जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, जो प्रोविंशियल असेंबली है वहाँ से पार्शली इलेक्टेड लोग हैं वो जाएंगे और जो प्रिंसेस हैं, जो राजा रजवाड़े हैं, वहाँ से नॉमिनेटेड मेंबर जाएंगे। तो हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। जो ऑप्शन 1 हमारा दिया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड है मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली या प्रिंसली। इसमें दोनों को कहा गया है कि यहाँ से नॉमिनेटेड मेंबर हैं, तो हमारा ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 गलत होता है। इस तरीके से ऑप्शन 1 कट जाता है एंड जो है कि सी कट जाता है, तो बी और डी बचता है। हम आगे देखते हैं जो है कि, तो फिर उसके बाद इसमें जो है कि 2 कंडीशन रखी गई कि जो है कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को तब एक्सेप्ट करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 2 कंडीशंस। जो 2 कंडीशन दी गई थी उसमें एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। मीन्स जो भी जो है कि प्रोविंस अगर इंडिया में नहीं मिलना चाहता है तो वो जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक सेपरेट जो है कि एग्रीमेंट साइन कर सकता है, उसे ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो दूसरा पॉइंट दिया गया, इसमें कहा गया कि जो माइनॉरिटी है मीन्स मुस्लिम और सिख हैं, इनका जो है कि एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये जो है कि मतलब सेटिस्फाई होंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तभी जो है कि एक्सेप्ट किया जाएगा। ये 2 पॉइंट है जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, वो जो है क्वेश्चन में उसमें दिया गया है कि
एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटिश रिगार्डिंग द फ्यूचर स्टेटस। तो ये हमारा जो है कि ऑप्शन सही होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी टू ओनली करेक्ट। और जब तक युद्ध चल रहा है तब तक जो डिफेंस ऑफ इंडिया है मीन्स वो जो डिफेंस की पावर है वो जो है कि ब्रिटिश गवर्नर के हाथ में ही होगी, मीन्स इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप इस कंडीशन को देख के आपको लगता है कि जो है कि कांग्रेस जो है कि टोटली एक्सेप्ट नहीं की होगी। तो जो है कि हम देखते हैं कि कौन कौन से कारण थे ऑब्जेक्शंस ऑफ इंडियन लीडर्स ऑन प्रपोजल, मतलब क्या क्या कमी थी जिसकी वजह से जो है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट कर देता है क्रिप्स मिशन को। तो जो है कि इसमें ये लोग कहे थे कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, जो कि कांग्रेस को पूर्ण स्वराज चाहिए था क्योंकि 1939 में जो है कि पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके थे। एंड रिप्रेजेंटेशन बाई ऑफ स्टेट्स बाय नॉमिनी नॉट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स ये कह रहे थे कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा नॉमिनी के थ्रू होगा, जबकि कांग्रेस कह रही थी नहीं यहाँ पर इलेक्शन कराया जाएगा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होगी उसके थ्रू होगा। तो ये भी पॉइंट जो है कि रिजेक्ट कर देती है कांग्रेस। जो थर्ड पॉइंट कहा गया कि राइट टू प्रोविंस टू सिसीड, जो प्रोविंसेस दिए गए हैं वो मतलब अपना अलग सेपरेट रह सकते हैं, ये जो है कि कांग्रेस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था क्योंकि इससे सेंटर कमज़ोर हो जाती है, प्रोविंसेस जो है कि ज़्यादा ताकतवर हो जाते तो इंडिया को इसको बिखरने के बाद में टूटने का डर ज़्यादा था, तो ये भी रिजेक्ट कर देते हैं। एंड एब्सेंस ऑफ प्लान ऑफ इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, जो कांग्रेस कह रहे थे कि आप जो है कि जब तक युद्ध चल रहा है क्योंकि जो मोस्टली इंटरनल मामले हैं वो सारे जो है कि अभी तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाए इंडियंस को, इस जो है कि जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। एब्सेंस ऑफ एनी रियल शेयर इन डिफेंस, जो डिफेंस मामला है वो डायरेक्टली अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है, जो वायसराय है वो डायरेक्टली वो जो है कि उसके अंडर में था, तो इसमें इंडियंस के कोई जो है कुछ नहीं दिया गया, तो इसलिए वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। द गवर्नर जनरल सुपरमेसी हैज़ बिन रिस्ट्रेन, जो गवर्नर जनरल है उसकी सुपरमेसी अभी भी बनी रहेगी, उसको वीटो पावर अभी भी दिया रहेगा। तो इस वजह से जो है कि ये पॉइंट्स हैं, इस वजह से जो कांग्रेस थी वो जो है कि रिजेक्ट कर देती है। मुस्लिम लीग रिजेक्ट करने का वजह ये है कि वो जो है कि इस टाइम जो है कि ये जो मुस्लिम लीग है वो एक अलग स्टेट की मांग करने लगे थे, मीन्स उन्हें अलग अपना पाकिस्तान चाहिए था। तो जो है इस वजह से उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए तो कुछ दिया नहीं, तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने भी इसको प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं उस टाइम के जो इंडिया के वायसराय थे लिंथगो, उनके बारे में कि इनके टाइम में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए। तो 1936 से 1944 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। तो इस टाइम जो मेजर इवेंट हुए थे 1936-37 में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद 1939 में जो है कि हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो है कि 1938 और 39 का जो सेशन है कांग्रेस का, उसे सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया है। उसके बाद जो है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिया और फिर वो जो है कि अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। मीन्स 1939 में जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। उसके बाद 1940 में लाहौर सेशन होता है। 1940 में अगस्त ऑफर दिया जाता है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को, और फिर 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो है इंडिया से स्केप करके अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए जर्मनी, यूएसएसआर जो है कि जापान चले जाते हैं। 1942 में हमने देखा क्रिप्स मिशन जो है कि इंडिया में आता है, और 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च कर देती है। तो मेजर इवेंट्स रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो पूछा गया है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कहा गया है कि जो डच जो है कि थे इंडिया में अपनी पहली जो है कि फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए थे, क्या वो ईस्ट कोस्ट पे किए थे, और जो लैंड प्रोवाइड किया गया था वो गजपति रूलर के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो एल्फेनो डी एल्बुर्की कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश ए फैक्ट्री एट मद्रास ऑन द प्लॉट लैंड लीज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो ईस्ट इंडिया जो है कि कंपनी है वो जो है कि मद्रास में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, क्या उसका लैंड जो है कि विजयनगर के एम्पायर के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उससे पहले हम कुछ बैकग्राउंड को देखते हैं, जिसमें पूछा विजय जो है कि
डच ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में। इसका इस्टेब्लिशमेंट मार्च 1602 में बाय द चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था। जो है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री इन इंडिया इन मसूलीपट्टनम में सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी 1605 एडी में, पुलीकट में 1610 में, सूरत में 1616 में एंड बिमलीपत्तनम में 1641 में एंड कराईकल में 1645 में। जो गजपति रूलर रूल्स ओवर कलिंगा पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश जो अभी हैं और वेस्ट बंगाल है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड झारखंड फ्रॉम 1435 से 1541 के बीच में इन्होंने रूल किया था। हेंस बाय क्रोनोलॉजी आवर कंक्लूड करते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 दिया गया है हमारे क्वेश्चन में वो जो है कि गलत होता है। तो हम देखते हैं डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री और वेयर हाउस ईस्ट कोस्ट लैंड ग्रांटेड बाय गजपति रूलर, ये जो है कि स्टेटमेंट गलत होता है। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अगर हम एक स्टेटमेंट जानते हैं तो भी हम क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व कर लिए। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट होता है 2 एंड 3 ओनली। बाकी हम आगे और देखते हैं किस तरीके से मतलब क्या क्या पूछा गया अल्फ्रेडो। तो हम जो सेकंड स्टेटमेंट है अल्फोंसो डी एल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, फिर हम देखते हैं इसके बारे में। तो अल्फ्रेडो डी 1509 से 1515 के बीच में ही कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया एंड 1510 में जो है कि ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, जो है कि जो सुल्तान थे इस्माइल अली शाह। तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट 2 करेक्ट होता है। इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ कृष्णदेव राय रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो उस टाइम के विजयनगर के रूलर थे कृष्णदेव राय, उनके सहयोग से जो है कि अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर किया। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो स्टेटमेंट 2 जो है कि करेक्ट होता है और स्टेटमेंट 1 हमारा जो कि हमने देखा था इनकरेक्ट है। अब हम स्टेटमेंट 3 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश फैक्ट्री ऑन मद्रास ऑन द प्लॉट लैंड लीज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो कि हम इसमें देखते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है द विजयनगर रूलर अपॉइंटेड चीफ्समैन नोन ए नायक टू रूल द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ इंडिपेंडेंटली, मतलब जो विजयनगर के एम्पायर हैं वो एक नायक को नियुक्त करते थे विजयनगर के अलग अलग जो एरिया थे उसको रूल करने के लिए। तो जो उस टाइम के रूलर थे वेकांता थर्ड, उसमें जो है कि जो नायक थे धर्माला वेंकटैया नायक, ये जो है कि जो ये ब्रिटिश को 1939 में पीस लैंड प्रोवाइड करते हैं मद्रास में, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्री इन मद्रास 1639 में बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर कॉल्ड नायक। इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट 3 जो है कि करेक्ट होता है। सॉरी, यहाँ पे जो है कि 1639 हो गया, मिसप्रिंट हो गया है, आप यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। 1639 लिखा गया है, न कि 1939 लिखा गया है। तो यहाँ पर 1639 रहेगा। इस तरीके से ये हमारा स्टेटमेंट 3 जो है कि करेक्ट होगा और हमारा जो ऑप्शन 2 एंड 3 वो है करेक्ट है। हम एक ही स्टेटमेंट के थ्रू देख लिए थे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शंस करेक्ट है, तो हमारा ये 2 एंड 3 करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 के प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया कि मॉडर्न हिस्ट्री से इस साल जो है कि 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले के ट्रेंड में आप देखेंगे 2021 के पेपर में, 2020 के, 19 के, 18 के, इससे पहले मतलब कि आप जब भी देखेंगे तो हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री से मोर देन 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इस बार 2022 में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कम होकर 4 हो गए हैं। फिर जो है कि हम अपने अगले वीडियो में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आप सक्सेस एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। वंस अगेन थैंक यू।